हेलो एवरीवन। आज अपन स्विट्ज़रलैंड के संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्विट्ज़रलैंड जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। अपन कह सकते हैं एक सौंदर्य स्थान है। वहाँ उसको अपनी सौंदर्यता के लिए जाना जाता है विश्व में। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह उसका लोकतांत्रिक स्वरूप है और वो तब से चला आ रहा है विश्व में जहाँ लोकप्रिय सरकारें हुआ नहीं करती थी, या दूसरे देशों में जब लोकप्रिय सरकारों का जन्म ही नहीं हुआ था तब से वहाँ लोकतंत्र चला आ रहा है। और विश्व में आज वही एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपने को देखने को मिलता है। कहीं पर भी बड़े राज्यों के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या के आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, लेकिन वहाँ आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र चला आ रहा है। इसके बारे में अपन थोड़ी विचार करें तो ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जो आल्प्स पर्वतमालाएं उनके बीच में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा है, 15,950 वर्ग मील, जो यदि अपन देखें तो भारत का जो केरल राज्य है उसके बराबर, या राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उससे थोड़ा ही ज़्यादा है। इसके चारों ओर इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है और इसीलिए इसको भूमि से घिरा देश भी कहते हैं। पहाड़ी प्रदेश है, ज़्यादातर जो इलाका है कृषि योग्य नहीं है। यहाँ जो राज्य हैं उनको कैंटन बोला जाता है, तो 20 पूरे कैंटन और 6 जो वहाँ पर अर्ध कैंटन बनाए गए। खनिज पदार्थों का अभाव है। आर्थिक स्थिति जो है उसका आधार पर्यटन ही है, ज़्यादातर पर्यटन ही उनके व्यापार का या जीवन का प्रमुख आधार है। यदि अपन सांस्कृतिक या सामाजिक संरचना की बात करें तो वहाँ जाति, धर्म या भाषा के आधार पर जो स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या है वो एक जैसी नहीं है। भाषाएं जो है जर्मन, फ्रेंच, रोमन अलग अलग बोली जाती है। जातिगत भिन्नता भी पाई जाती है, जैसे कुछ लोग जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है। इस तरीके से वहाँ पर यदि अपन राजनीतिक रूप से देखें तो समस्त जो शक्तियों का केंद्र है वो जनता को माना गया है। यहाँ तक कि संविधान संशोधन में भी वही एक ऐसा देश है जहाँ शक्तियाँ, संविधान संशोधन के लिए भी जनता को शक्तियाँ दी गई है। और विश्व का ये सबसे सिर्फ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ही नहीं, प्राचीनतम गणतंत्र भी है। और अभी तक वहाँ गणतंत्रीय जो शासन विधि है या गणतंत्रीय जो शासन प्रणाली है वो प्रचलन में है। तो इसकी विशेषताओं के ऊपर अपन संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है वो देखते हैं निर्मित व लिखित संविधान। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है, स्विस संविधान है, वो निर्मित है, लिखित है, यानी इसको लिखा गया है। निर्मित संविधान है तो स्वाभाविक है वो लिखित ही है, यानी उसका अधिकतर जो भाग है वो लिखित कानूनों के रूप में। ये इसका निर्माण मौलिक रूप से शुरू में 1848 में किया गया था और उसके बाद इसमें 1876 में संशोधन किया गया। यदि अपन वर्तमान संविधान की बात करें तो जनमत संग्रह के बाद 1999 में जो नया संविधान बना था उसमें जनमत संग्रह हुआ और उसको 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया था। ये जो नया संविधान है इसमें 196 अनुच्छेद, 4 अध्याय और 1 प्रस्तावना दी गई है। ये हालांकि भारतीय संविधान से थोड़ा छोटा है और अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान से बड़ा है। दूसरा अपन देखते हैं इसकी विशेषता, कठोर संविधान। देखिए, कठोर संविधान किसको कहा जाता है? जिस संविधान में सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता, एक विशिष्ट प्रक्रिया उसके लिए अपनानी पड़े, तो वह संविधान क्या कहलाता है? कठोर संविधान। स्विट्ज़रलैंड में भी संशोधन का जो प्रस्ताव है संसद के दोनों सदन है उन द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। उसके बाद उसका समर्थन मतदाता भी करें, यानी उसको जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है, जनता की राय जानने के लिए, और कैंटनों के बहुमत से भी होना चाहिए, तभी उसमें क्या हो सकते हैं? संशोधन हो सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है संघात्मक शासन प्रणाली, यानी अमेरिका संविधान की भांति या भारतीय संविधान की भांति स्विस जो संविधान है वो भी संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है। लेकिन इन अमेरिकी संविधान को देखें या भारत के या स्विट्ज़रलैंड के, इन तीनों में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले देखिए, स्विट्ज़रलैंड में कैंटनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है बजाय जनता के। जैसा कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में लिखा गया है कि स्विट्ज़रलैंड के प्रभुसत्ताधारी कैंटनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं, जबकि अपने यहाँ हम भारत के लोग या अमेरिका में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से कैंटन, वहाँ पर एक विशेषता और भी है कि जो स्विस संघ में 20 पूर्ण और 6 जो अर्ध कैंटन है वो स्वेच्छा से सम्मिलित हुए और वो चाहे तो संघ से निकल भी सकते हैं। केंद्र और कैंटनों के मध्य शक्ति वितरण की व्यवस्था की गई है।
और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो कैंटनों को सौंपी गई है, यानी राज्यों को सौंपी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख बात जो है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि केंद्र और कैंटनों के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो फिर भारत की तरह या अमेरिका की तरह न्यायपालिका उसको सुलझाएगा या न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करेगा। न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वहाँ न्यायपालिका को नहीं दिया गया। उसके बाद अपनी अगली विशेषता देखते हैं, गणतंत्र। गणतंत्रात्मक देश क्या होता है? जहाँ पर शासन का अध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित हो, यानी जो राष्ट्रपति है या जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या होता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता हो, उसे क्या कहा जाता है? गणतंत्रात्मक राष्ट्र। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है। हालांकि जनता प्रभुसत्ता का वास जनता में है, लेकिन वहाँ शासन के अध्यक्ष का जो पद है उसको वंशानुगत नहीं बनाया गया, वंश परंपरा के आधार पर नहीं बनाया गया। न केवल केंद्र में बल्कि वहाँ पर जो कैंटन है राज्यों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। उसके बाद अपन देखते हैं बहुल कार्यपालिका। ये स्विट्जरलैंड के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। संघीय सरकार जो है वहाँ पर बहुल कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो किसी एक व्यक्ति में या किसी समूह में बारी बारी से उसमें जो आगे अपन अध्ययन करेंगे कार्यपालिका की अध्यक्ष बनाया जाता है वो बदलता रहता है। 7 सदस्य होते हैं इसमें। जो एग्जीक्यूटिव है, बहुल कार्यपालिका है, उसमें 7 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का निर्वाचन भी कौन करता है? संघीय संसद करती है 4 वर्षों के लिए। यानी संघीय संसद, वहाँ की जो संघीय संसद है उसके द्वारा इन 7 सदस्यों का 4 वर्षों के लिए निर्वाचन किया जाता है और इन सभी सदस्यों की जो स्थिति है वो क्या होती है? समान होती है। जैसे कि अपन यहाँ देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो है, मंत्रिपरिषद जो है उसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्री होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति जो है वो प्रमुख होती है, बाकी उसके पीछे होते हैं। वहाँ पर 7 सदस्यों की जो स्थिति क्या है? एक समान है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकार का प्रधान बनता है और ये जो प्रधान बनता है ये स्विट्जरलैंड का क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है। तो हर साल 1 साल बाद में राष्ट्रपति जो है सरकार का प्रधान है वो बदल रहा है। तो यहाँ वस्तुतः अपन ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति है वही दूरी है वस्तुतः राष्ट्र की, या फिर वही राष्ट्र के शासन संचालन के लिए उत्तरदायी है। सारे सदस्य जो है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो इन 7 में, या इस जो संस्था है एक 7 सदस्यों की, इसमें निहित की गई है। उसके बाद अगली विशेषता अपन देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये स्विट्जरलैंड के स्विस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर देखिए आज भी संघीय स्तर पर देखें तो देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है। वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। और यही अवस्था कैंटनों में भी अपनाई गई है कि आज भी वहाँ प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जो शासन है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो विद्यमान है। और इन कैंटनों में तो मतदाताओं की कुछ सभाएं भी बनाई जाती है और वो सभाएं ही कानून निर्माण का कार्य करती है। वहाँ पर देखिए जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, निर्वाचित जो प्रतिनिधि है, उनको वापस भी बुलाया जा सकता है यदि वो जनता के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि वहाँ पर स्विस कैंटनों में जो जनता के लिए है मतदान करना क्या बनाया गया है? अनिवार्य बनाया गया है कि उनको मतदान करना ही है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि सच्चे अर्थों में वास्तव में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड में विद्यमान है कि वहाँ जनता स्वयं शासन कार्यों में क्या करती है? भाग लेती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि शासन कार्यों में भाग लेते हैं। उसके बाद देखते हैं संसदीय व्यवस्था कैसी है? वो भी अनूठी है, यानी यूनिक है, निराली है। वहाँ की संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएँ हैं वो भी अलग, जो शासन व्यवस्थाएँ हैं अलग, जो संसदीय शासन व्यवस्था है उनसे बिल्कुल ही अलग है। स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसको नए संसदीय शासन व्यवस्था कहा जा सकता है और नई अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, क्योंकि पूर्णतः वो नई संसदीय शासन व्यवस्था है और नई अध्यक्षीय, दोनों की कुछ जो बातें हैं वो उसमें पाई जाती है। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था में देखते हैं अपन की 2 प्रकार की कार्यपालिकाएँ होती है। एक को नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी जैसे अपन भारत का उदाहरण लें तो भारत में जो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, और नाम मात्र का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति को बनाया गया है। ध्वज मात्र यानी नाम मात्र का
लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यदि अपन देखें तो शासन का प्रमुख या कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, संपूर्ण शक्ति का जो धारक है, वो एक ही व्यक्ति होता है, जैसे अमेरिका में। तो ये दोनों ही बातें स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है, संसदीय व्यवस्था, उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका क्या है, बहुल है। यहाँ न नाम मात्र और वास्तविक का फर्क है, और नहीं किसी एक व्यक्ति में संपूर्ण शक्तियाँ सौंपी गई है। दूसरी ये कि स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका इस दृष्टि से अपन संसदीय कह सकते हैं कि ये संघीय संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। लेकिन फिर भी जो संसदीय शासन व्यवस्था में अविश्वास, जो निम्न सदन होता है संसद का, वो पारित करके कार्यपालिका को हटा सकता है, वो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को हटाया जा सके। तो इस प्रकार से दोनों का जो मिला जुला रूप है वो पाया जाता है। यदि अपन स्थायित्व की दृष्टि से बात करें तो वो भी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का स्थायित्व पाया जाता है, स्विट्ज़रलैंड में शक्तियों का वह पृथक्करण नहीं देखने को मिलता। जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अलग अलग कार्य करती है, वो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी देखने को नहीं मिलता। इसके आगे की जो विशेषता है, इसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।